अनिकेत को ऑफिस का काफी काम था, इसलिए वो देर रात तक काम करता रहा और सुबह जब उसकी आंख खुली तो अनिकेत हड़बड़ाहट में उठता है और जल्दी से बाथरूम की ओर जाता है। फिर जल्दी से नहाकर वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके कपड़े प्रेस किए हुए बिस्तर पर रखे हैं। वो जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर आता है और टेबल पर रखी नाश्ते की प्लेट में से एक आलू का पराठा हाथ में पकड़कर वो ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी उसकी सबसे छोटी और मोटी बहन रूपाली उसे टोकते हुए कहती है, क्या है भैया, ये इस एक पराठे से क्या आपका पेट भर जाएगा? अब भरेगा तो नहीं मोटू, लेकिन लेट हो रहा ना, इसलिए बिल्कुल भी बैठकर खाने का समय नहीं है। मैं लंच ठीक से खा लूंगा। अच्छा, और लंच में क्या खाएंगे? बाहर का तो आप कुछ खाते नहीं और घर का लेकर नहीं जा रहे। अरे वो अब हकलाना बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठकर आराम से नाश्ता कीजिए। अभी पूरा पौना घंटा बाकी है आपके ऑफिस टाइमिंग में। तब तक राजमा चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं आपके लिए लंच के लिए वो भी पैक कर दूंगी। अरे वाह, तो पहले बताना चाहिए था ना कि अभी समय है, और ऊपर से तुम मेरे फेवरेट राजमा चावल बना रही हो। फिर तो मैं जरूर लंच लेकर जाऊंगा, भले ही मुझे देरी क्यों ना हो जाए। ओए मोटी, ऐसा कर 2 पराठे और ले आजा। ये हुई ना बात। अनिकेत आराम से बैठकर आलू के पराठे खाने लगता है। तभी उसकी 5 बहनें वहाँ खड़े होकर उसको देख रही होती हैं। उन्हें देखकर अनिकेत कहता है, अरे तुम 5 मुझे यूं घूर कर क्यों देख रही हो? तुम 5 का व्रत है क्या? हम क्यों व्रत रखेंगे भैया? तो फिर मुझे घूर कर क्यों देख रही हो भाई? तुम सब भी बैठकर खाना खा लो ना। हम आपको इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अगर हम आपको रोकते नहीं तो आप तो उस एक आलू के पराठे को खाकर ही सारा दिन निकाल देते। और आपको याद नहीं क्या भैया, माँ हमेशा क्या कहती थी कि कभी भी खाली पेट घर से नहीं जाना चाहिए। सच में मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम 5 ख्याल रखने वाली प्यारी बहनें मिली हैं। अब देखो ना, सुबह लेट उठने के बाद भी सब कुछ मुझे करा कराया मिल गया। यहाँ तक कि अलमारी से कपड़े तक भी नहीं निकालने पड़े। आप भी तो हमारा कितना ख्याल रखते हो भैया। हम 5 की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हो, तो आपका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। और माँ बाबा के जाने के बाद एक आप ही हो जिसने हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अनिकेत अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा था। फाइनली मेरी बहन की शादी तय हो गई यार। अब कुछ दिनों के बाद वो अपने ससुराल जाएगी और फिर घर का बड़ा एसी वाला कमरा मेरा। अबे साले, तुझे अपनी बहन की शादी की ज्यादा खुशी है या एसी वाला कमरा मिलने की? यार सच कहूं तो कमरा मिलने की। नहीं, सच कहूं तो दोनों की यार। मेरी बहन है मुझसे बड़ी, लेकिन हरकत बिल्कुल बच्चों की तरह करती है। वो मुझसे रोज लड़ती है यार। कई दिनों से उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन अब जाकर कोई अच्छा लड़का मिला है उसके लिए। इस बार उसका इस शादी से पहले का आखिरी रक्षाबंधन होगा, तो सोच रहा हूँ कि इस बार उसे क्या गिफ्ट दूं यार। अच्छा सा सजेस्ट करना यार। शादी में तो वो सब अपनी पसंद का लेगी, तो राखी पर उसे क्या दूं? अबे तो खुद मुझसे पूछ रहा है यार। तेरी तो एक बहन है तो तू इतना सोच रहा है, मेरी सोच 5 बहनें हैं। अब उन सबको क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ऊपर से मैं अभी तक उनके लिए एक भी रिश्ता नहीं ढूंढ पाया यार। यार अनिकेत, अब एक बहन हो तो बताऊं, तेरी 5 बहनों के लिए मैं क्या ही बताऊं यार। अच्छा सुन, मेरी मान तो तू ना सबको शगुन के लिफाफे में 100 रुपए डाल के दे दे यार, सस्ते में निपट जाएगा। और रही बात शादी की, तो वो तो तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जानता हूं। लेकिन किसी भी तरह मुझे पायल के लिए लड़का ढूंढना ही होगा यार। आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करवानी ही है ना। अरे ये क्या यार, तेरी बातों के चक्कर में तो सारा खाना ही ठंडा हो गया। खाना। अनिकेत की बहनें अब बड़ी होने लगी थी, इसलिए अब अनिकेत को उनकी शादी की चिंता सताने लगी और वो अब उनके लिए लड़का ही ढूंढता रहता। ऐसी एक रोज जब पायल एक लड़के से बात कर रही थी, तभी अनिकेत कमरे से बाहर आ जाता है और पायल को दरवाजे पर उस लड़के से बात करते हुए देख लेता है। जब वो लड़का वहां से जाता है तो अनिकेत, वाह, अरे वाह, क्या पसंद है तेरी है? तूने तो बड़ा हैंडसम लड़का पसंद किया अपने लिए। भैया ये आप क्या कह रहे हो? अरे शर्मा मत पगली, तू बता क्या नाम है उसका। अरे तेरे हाथ पीले हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी ना। तभी वो लड़का वापस आकर कहता है, ठीक है मैडम, तो मैं ये रद्दी लेने कल आ जाऊंगा। हैं? रद्दी? पायल, तू अपने होने वाले पति से अब रद्दी उठवाएगी? अरे तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे यार? अरे भैया ये कबाड़ी वाला है। कबाड़ी वाला? चलो कोई नहीं, प्यार तो अंधा होता है ना। और वैसे भी आजकल रद्दी वाला भी अच्छा कमा लेता है। बताओ भाई कितना कमा लेते हो? क्या भाई साहब, कबाड़ी वाला मैं हूँ और कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ है। ओह सॉरी, माफ करना भाई साहब। भैया आपने टेंशन के चलते कहीं सच में पायल दी की शादी कबाड़ी वाले से मत करा देना। हाँ नहीं तो हम सबको उसे कबाड़ी जीजू कहकर बुलाना होगा। अच्छा अब ये सब छोड़ो। वैसे भैया आपको याद है ना आज संडे और आपने हम सबको प्रॉमिस किया था कि आप हमें रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए मार्केट लेकर जाएंगे। ओह तो आज मेरा कंगाल होने का दिन है। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम सब तैयार हो जाओ, फिर हम सब शॉपिंग पर चलते हैं।
अनिकेत अपनी सभी बहनों को खरीदारी के लिए एक शोरूम ले जाता है, जहां वो सब अपने लिए कपड़े और सुंदर सुंदर राखी खरीदती हैं। लेकिन इन सब में उसके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। हे भगवान, काफी पैसे खर्च हो गए। अभी तो बिजली का बिल, पानी का बिल और घर में राशन भरवाना बाकी है, और अभी तनख्वाह आने में 10 दिन बाकी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इन पैसों के बदले जो मैं इनके चेहरे पर खुशी देख पा रहा हूँ, उससे एक अलग ही सुकून है। अरे भैया, आप अपने लिए कुछ नहीं ले रहे? नहीं, मेरे पास अभी कपड़े रखे हैं। वो कुर्ता पजामा लिया था ना दिवाली पर, तो बस वही पहन लूंगा। वो सब घर आ जाते हैं, लेकिन अब अनिकेत काफी परेशान था। अब उसके बाकी पैसे, बिजली का बिल, घर का राशन और बाकी खर्चों में निकल गए। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी 5 बहनों को राखी का गिफ्ट कहाँ से लाकर देगा। अगले दिन वो ऑफिस में रौनक से इस बारे में बात करता है। यार रौनक, वो मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए यार। साल में एक बार ये त्योहार आता है ना, तो अपनी बहनों को कुछ नहीं दे पाऊंगा, तो अच्छा नहीं लगेगा यार। माफ करना दोस्त, लेकिन तू तो जानता है ना, शादी वाला घर है तो पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो जा रहे हैं यार। लेकिन उनकी ये सारी बातें रूपाली फोन पर सुन लेती है। दरअसल गलती से अनिकेत के हाथ उसका नंबर डायल हो गया होता है। अब वो समझ जाती है और अपने बहनों से इस बारे में बात करती है। और फिर अगले दिन, अनिकेत, पैसों का इंतजाम हो गया है, ये ले रख ले। ऐसे ही राखी वाला दिन आ जाता है। फिर एक एक कर सभी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। आप जैसा भाई भगवान हर बहन को दे, जो अपनी बहनों को माँ बाप जैसा प्यार दे। हाँ भैया, ऊपर वाला आपको सारी खुशियां दे। तुम पांचों ही तो मेरी खुशी हो, तुम सब भी हमेशा खुश रहो। कुछ दिन बाद अनिकेत तनख्वाह आने पर रौनक को पैसे लौटाता है, तो रौनक उससे कहता है, अरे ये पैसे मुझे नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये मेरे पैसे हैं ही नहीं। ये तो मुझे तुम्हारी 5 बहनों ने दिए थे, जो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से जोड़े थे, ताकि तुम उनके लिए बिना परेशानी के तोहफे ले सको। और यार, उन सब ने तो मुझे तुम्हें कुछ भी बताने से मना भी किया था। ये सुनकर अनिकेत की आंखों में आंसू आ गए और घर आकर उसने अपनी 5 बहनों को गले से लगा लिया। माँ उठो, माँ लो ये दवाई खा लो। हाँ हाँ बेटा, जरा मदद कर दे बेटा, अब तो शरीर उठने को राजी नहीं है। सीनू अपनी माँ सविता को सहारा देकर बिस्तर पर बिठाती है। सीनू बहुत ही समझदार और एक जिम्मेदार लड़की थी। कई साल पहले एक सड़क हादसे में सीनू ने अपने पिता को खो दिया था। इस हादसे के बाद से ही सीनू की माँ सविता बहुत बीमार रहने लगी। धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती गई और वो बिस्तर पर आ गई। अब सीनू को ही सब कुछ संभालना था। उसने शहर के मेन मार्केट में सब्जी बेचना शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में वो घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवा पाना उसके बस से बाहर था। दवाई खाने के बाद सविता सीनू के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, तूने कुछ खाया बेटा? हाँ माँ, खा लिया। तुम मेरी चिंता मत करो, बस आराम करो और सबसे जरूरी बात, खुश रहा करो। मैं बाजार जा रही हूँ, कोई भी परेशानी हो तो पड़ोस से बिमला मौसी को बुला लेना, ठीक है? सविता सीनू को एकटक देख रही थी और अचानक रोने लगी। सीनू ने उसके आंसू पोंछे और उससे पूछा, क्या हुआ माँ, क्या सोचने लगी तुम? मुझे माफ कर दे बेटा, इतनी सी उम्र में तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और मैं सारा दिन बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती हूँ। काश तेरा कोई भाई होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम बीमार हो इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हो, और मेरा भाई होता तो वो भी यही करता जो मैं कर रही हूँ। जो है सब अच्छा है। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, और ज्यादा सोचना मत। इतना कहकर सीनू सब्जियों का ठेला लेकर बाजार की तरफ चली गई। उसने भले ही अपनी माँ को दिलासा दे दिया था, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी किसी सहारे की जरूरत थी। एक भाई की कमी उसे भी महसूस होती थी, लेकिन हालात से समझौता करना सीनू को आता था। वो सब कुछ भूलकर सब्जी बेचने लगी। तभी वहाँ एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर करीब 22-23 साल का लड़का था, जो बाइक रोककर किसी से फोन पर बात करने लगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सारा सामान गरीब बच्चों के लिए है, उन तक ही पहुंचना चाहिए। तुम रुको, मैं आता हूं जल्दी, फिर देखता हूं। वो लड़का आदित्य था, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, साथ ही एक समाज सेवी संस्था से भी जुड़ा था। सीनू ने उसे देखा तो उससे बोली, भैया, ओ भैया, कुछ सब्जी भाजी ले जाओ घर के लिए, सबकी सब एकदम ताजी हैं। नहीं गुड़िया, अभी घर नहीं जा रहा हूँ, कहीं और जाना है, फिर कभी ले जाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर सीनू का चेहरा उतर जाता है। आदित्य जैसे ही जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। वो कई बार कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। उसे देर हो रही थी। अब वो परेशान होने लगा। ये देखकर सीनू ने उससे कहा, भैया जी, आपने मुझसे सब्जी नहीं खरीदी ना? तो देखो, आपकी फटफटिया भी बुरा मान गई। लेकिन आप चिंता मत करो,
आप 2 मिनट रुको, मैं किसी को जानती हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। सीनू आदित्य को अपनी सब्जियों के पास छोड़कर चली गई। कुछ ही मिनटों में वो अपने साथ एक मैकेनिक को ले आई जिसकी दुकान पास में ही थी। उसने आदित्य से कहा, लो भैया, ये हैं गाड़ियों के डॉक्टर, ये सब ठीक कर देंगे। आदित्य सीनू की बात पर मुस्कुरा देता है। मैकेनिक अपने काम पर लग जाता है। आदित्य सीनू से कहता है, गुड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मदद ना करती तो पता नहीं कितनी देर लग जाती। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? और तुम्हारे पापा का है? मेरा नाम सीनू है और मेरे बाबा वो तो भगवान जी के पास चले गए कई साल पहले। ओह, और तुम्हारी माँ? और कौन है तुम्हारे घर में? बस माँ और मैं। माँ भी बहुत बीमार है, वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। अरे, तो तुम रोज यहाँ अकेले ही सब्जी बेचती हो? तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं है? नहीं भैया जी, कोई नहीं है मेरी मदद करने को। आप ही कर दो मेरी मदद, कुछ सब्जियां खरीद लो। 4 घंटे हो गए यहाँ खड़े खड़े, आज तो बोनी भी मुश्किल लग रही है। रक्षाबंधन आने वाला है, सोचा था सब्जी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे खूब सारी राखियां ले आऊंगी, तो उन्हें बेचकर और अच्छी कमाई हो जाएगी। और फिर मैं। फिर क्या? बताओ गुड़िया, क्या करना चाहती हो पैसों से? भैया, मैं अपनी माँ को पहले जैसे चलते फिरते देखना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि अगर थोड़ी कमाई हो जाएगी तो उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। इतना कहते ही सीनू रोने लगती है। इतनी कम उम्र में सीनू में इतनी समझदारी देखकर आदित्य दंग रह जाता है। वो मन ही मन सीनू की मदद करने का फैसला कर लेता है। वो सीनू की सब्जियों को अलट पलट कर देखता है और उससे कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं एक समाज सेवी संस्था से जुड़ा हूँ। वहाँ कल गरीब बच्चों को खाना खिलाने वाले। तुम रुको जरा 1 मिनट। आदित्य तुरंत किसी को फोन लगाता है और कुछ देर बात करने के बाद सीनू से कहता है, चलो भाई गुड़िया, हो गया तुम्हारा काम। तुम फटाफट पैसे जोड़ो और मुझे बताओ, ठीक है? अभी थोड़ी देर में एक लड़का आएगा और तुम्हारी सारी सब्जियां लेकर जाएगा, ठीक है? अरे वाह भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अरे नहीं गुड़िया, सब्जी तो कहीं ना कहीं से खरीदनी ही थी तो तुमसे ले ली। वैसे अब खुश तो हो ना तुम? बहुत खुश हूँ भैया। अब आप देखना, एक से एक राखी खरीद कर लाऊंगी और उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। फिर सब अच्छा हो जाएगा। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा ये लो पैसे। लेकिन ये तो मेरी सब्जी के दाम से ज्यादा पैसे हैं भैया। भैया कह रही हो तो मैं भी छोटी बहन समझ के दे रहा हूँ, रख लो। और हाँ, ये लो मेरा फोन नंबर, कोई भी मदद चाहिए हो तो फोन करना, ठीक है? मैकेनिक ने आदित्य की बाइक ठीक कर दी थी। आदित्य सीनू के सिर पर हाथ रखता है और फिर अपनी बाइक लेकर चला जाता है। सीनू काफी देर तक आदित्य के बारे में ही सोचती रही। शाम के वक्त आदित्य की संस्था से एक लड़का आकर सीनू से सारी सब्जी ले जाता है। सीनू बहुत खुश थी। वो सारे पैसों से जाकर नए नए डिजाइन की राखियां खरीद लेती है और उन्हें अपने ठेले में सजाकर रक्षाबंधन से एक दिन पहले बाजार आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, राखी ले लो राखी, गुड्डे वाली, फूल वाली, गोटे वाली राखी, सुंदर सुंदर राखी ले लो। सीनू कई घंटों तक ऐसे ही आवाज लगाती रहती है पर कोई भी उससे राखी नहीं खरीद रहा था। दरअसल कुछ ही दूर राखियों की एक बड़ी सी दुकान थी जहां सीनू से ज्यादा वैरायटी की राखियां थी, इसीलिए सभी लोग उसी दुकान से राखियां खरीद रहे थे। ये देखकर सीनू फिर से उदास हो गई थी। शाम हो गई पर उसकी एक भी राखी नहीं बिकी। वो अपनी राखियों के साथ घर पहुंची तो उसे उदास देखकर सविता ने पूछा, क्या हुआ सीनू? जाते हुए तो बड़ी खुश थी तू। क्या बताऊं माँ, पूरा दिन धूप में चिल्लाती रही पर किसी ने एक भी राखी नहीं खरीदी मुझसे। सब लोग उस रामलाल की दुकान पर ही जा रहे थे। कल रक्षाबंधन है, अगर कल भी मेरी राखियां नहीं बिकी तो क्या होगा माँ? हिम्मत मत हार बेटी, भगवान किसी को तो भेजेंगे। सीनू ने अपने सारे पैसे राखी खरीदने में लगा दिए थे। अब तो उसके पास बेचने के लिए सब्जियां भी नहीं थी और ना ही वापस सब्जी खरीदने के लिए पैसे। अगले दिन रक्षाबंधन था। वो सुबह सुबह ही अपनी राखियां लेकर बाजार पहुंच गई। 1-2 लोगों ने आकर उसकी राखियां देखी जरूर पर खरीदी नहीं। दोपहर हो गई थी। सीनू का सब्र टूटता जा रहा था। तभी उसने सामने से आदित्य को आते देखा। अरे भैया, आप कैसे हो आप? अरे गुड़िया, मैं अच्छा हूँ गुड़िया। तुम्हारी राखियां देखने आया हूँ और खरीदने भी। अच्छा तो लीजिए ना, ये देखिए, इस पर कितना प्यारा गुड्डा लगा है और ये फूल वाली अच्छी है ना?
सीनू खुश दिखने की कोशिश तो कर रही थी, पर आदित्य उसका चेहरा देखकर सब समझ गया था। उसने आते हुए राखियों की दुकान और उसमें लगी भीड़ भी देख ली थी और उसे समझने में देर नहीं लगी कि सीनू के लिए अपनी राखियां बेच पाना कितना मुश्किल था। उसने सीनू से कहा, गुड़िया, तुम बहुत छोटी हो। इतनी सी उम्र में तुम में जो हौसला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और सोचना होगा। मतलब भैया, मैं कुछ समझी नहीं। आदित्य उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और अपनी बाइक साइड में लगाकर सीनू की जगह जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ले लो, किस्मत वाली राखी ले लो। इसे खरीदोगे तो किस्मत खुल जाएगी, हर मुश्किल दूर भाग जाएगी। जिस भाई की कलाई पर बंधेगी ये राखी, उसकी उम्र 100 साल की हो जाएगी। ले लो। आदित्य की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। लोग उसे राखियां बेचते हुए देखकर पहले ही चौंक गए थे। ले लो। ऊपर से आदित्य का उनको बुलाने का तरीका भी मजेदार था। धीरे धीरे लोग उसके पास आते गए। सीनू उन्हें राखियां बेचती गई और आदित्य इसी तरह मजेदार बातें करके लोगों को आकर्षित करता गया। कुछ ही देर में सीनू की सारी राखियां बिक गई। ये देखकर आदित्य बहुत खुश हुआ। उसने सीनू से कहा, देखा गुड़िया, ऐसे बेचते हैं सामान। सारी राखियां बिक गई तुम्हारी। नहीं भैया, सारी नहीं बिकी। मैंने एक राखी बचा कर रखी है। लेकिन क्यों गुड़िया? अभी तो तुमने एक ग्राहक से कहा कि सारी राखियां बिक गई हैं, उसके लिए नहीं बची। तुमने ये राखी उसे क्यों नहीं दी? क्योंकि ये राखी बेचने के लिए नहीं, बल्कि मेरे भैया की कलाई पर सजने के लिए है। मैं जानती हूँ कि मेरी हैसियत बहुत छोटी है। मुझे हमेशा से एक भाई की कमी महसूस होती थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? क्यों नहीं गुड़िया, मेरी भी कोई बहन नहीं है। और सच कहूं तो तुम्हें देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा कि अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी नटखट होती। इतना कहकर आदित्य अपना हाथ सीनू की तरफ बढ़ा देता है और सीनू उसकी कलाई पर राखी बांध देती है। दोनों बहुत खुश थे। फिर आदित्य अपनी जेब से एक तोहफा निकालकर सीनू को देता है। सीनू चौंक जाती है और कहती है, अरे भैया, ये मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए ही है। अब बातें छोड़ो और जल्दी से इसे खोल कर देखो। सीनू जल्दी से अपना तोहफा खोलती है। उसमें शहर के एक बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का पर्चा था। सीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस आदित्य को देखती रह जाती है, कुछ नहीं बोल पाती। तुमने जितने दुख झेलने थे झेल लिए मेरी बहन। अब तुम्हारा भाई आ गया है,